हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी जिसका चैप्टर नंबर है 11 नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रू पहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो प्रशस्तियाँ हैं वो हमें क्या बताती हैं। सबसे पहले, दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। किसकी? जो गुप्त वंश का राजा है, कौन है? समुद्रगुप्त, उसकी भूमिका निभाता है। समुद्रगुप्त के बारे में हम एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में यह उसके दरबारी कवि हरिश्चंद्र द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता है। किसके द्वारा? दरबारी कवि कौन था उसका? हरिश्चंद्र। किसका? समुद्रगुप्त का। ठीक है। इसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। कहाँ पर? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ के ऊपर। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्तियों को क्या कहते हैं? प्रशंसा। जो राजा की प्रशंसा करते थे तो उस प्रशंसा को क्या कहते हैं? प्रशस्ति। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 10 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। किसकी? गौतमी पुत्र किसकी? सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। आगे है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। क्या बताती है? आओ देखें जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, प्रशंसा है, वो हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। देखते हैं क्या दिया है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रशस्तियाँ क्यों लिखी जाती थी। प्रशस्तियाँ क्यों लिखी जाती थी? प्रशस्तियाँ लिखता था एक कवि जिसमें राजा का वर्णन करता था। ठीक है। और राजा के जो उसके बारे में उसकी अच्छी अच्छी बातें थी उसमें वो सारी लिखता था। अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। मानचित्र 7 आगे दिया गया है शायद, ये देखो हरे रंग से। कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा जिस क्षेत्र में है। तुम्हें पूर्वी तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। तो देखो बैंगनी और नीले रंग के, ये देखो लाल रंग के, देखो तट के पास पास लाल रंग के हैं जो बिंदु, इनके बारे में बात की गई है। ब्लैक भी हैं जैसे पल्लव, कांचीपुरम, चोल, पंदुरा, ऐहोल, इस प्रकार से। आगे देखते हैं। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिश्चंद्र 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। क्या करते हैं हरिश्चंद्र? जो 4 भिन्न भिन्न प्रकार के राजा हैं उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। ठीक है। फर्स्ट है, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है। मानचित्र में जो हरे रंग का है ना, वो 4 हमने बताए थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों में अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मानचित्र में कौन कौन से हैं? कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और नालंदा। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने से समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। आगे है पड़ोसी देश का आंतरिक घेरा।
बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए क्या लेकर आते हैं? उपहार लेकर आते हैं। उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते हैं। आगे देखते हैं फोर्थ, बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है। ये देखो, ये वल्लभी, यहाँ अफगानिस्तान, ये इसके बारे में बात की गई है। इसमें असम, तटीय ये जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवत कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। कहाँ के? श्रीलंका के। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे कर दिया। ठीक है, ये देखो, वीणा बजाने वाला राजा। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ध्यान से देखो, है ना। आगे देखते हैं, मानचित्र में प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र पटना। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? प्रयाग। ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर है? क्या इस अंतर के पीछे तुम्हें कोई कारण दिखाई देता है? तो देखते हैं आगे। वंशावलियाँ अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। क्या बताती हैं? जो प्रशस्ति हैं, जो शासक हैं, उनके पूर्वज यानी कि उनके बाप दादा, उनके बारे में भी बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। कौन से गण की? लिच्छवी गण की। नाम क्या था? कुमार देवी। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त, जिन्होंने महाराज धीराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराज, अधिराज, महाराजा। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। जो समुद्रगुप्त है, क्या बताया इसमें कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें किससे पता चलता है? जो बाद के शासक थे यानी कि उनके बेटे कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। उनसे भी हमें क्या मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। किससे? अभिलेखों से और सिक्कों से, क्योंकि सिक्कों पर उनकी मूर्तियाँ छपी होती थी। उनके बारे में जो बात थी वो छपी होती थी। उन्हें पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। कहाँ? पश्चिम भारत में, जो गुजरात वाला एरिया है। सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को क्या किया था? परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। कहाँ? जो कवि कालिदास हैं और जो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट हैं, उनके किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। उसके दरबार में अनेक प्रकार के विद्वान थे। इनके विषय में और जानकारी आपको अध्याय 12 में मिलेगी। आगे है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। इसको देखते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा कौन थे? हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। उनके जो दरबारी कवि हैं कौन है? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि हैं बाणभट्ट, उन्होंने संस्कृत में क्या लिखी है? जीवनी। उसका क्या नाम है? हर्षचरित। अगर हमारे पास आ जाए ना हर्षचरित किसने लिखी है, तो हम एकदम से क्या लिखेंगे? हर्षवर्धन। लेकिन वो हर्षवर्धन ने नहीं लिखी थी। हर्षवर्धन उस टाइम का राजा था, वो लिखी थी बाणभट्ट ने। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वयं त्सांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। कौन? स्वयं त्सांग। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है।
हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे तो नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। कैसे बने? जो हर्ष है वो अपने जो सब उसके बेटे तो नहीं थे बड़े, लेकिन क्या थे, उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर वो कहाँ के राजा बने? थानेसर के। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। कहाँ के? कन्नौज के। किसके बहनोई? हर्ष के। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर जाने लगे ना, तो चालुक्य नरेश कौन? पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें क्या किया? रोक दिया। मानचित्र 8 पृष्ठ 136। देखो ये तो कौन कौन से राज्यों से गुजरे होंगे, ये तो आगे मानचित्र में दिखाया गया है। मानचित्र ये तो बहुत ज़्यादा आ गया जाकर, चलो यही देखते हैं कहाँ चला गया। 1 मिनट, जस्ट वेट। ओके। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। किसका? पल्लवों का राज्य कहाँ तक? जो उनकी राजधानी थी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्य की राजधानी क्या थी? चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ पर कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का क्या करते थे? अतिक्रमण। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। ठीक है, उनमें आपस में भी क्या होता था? युद्ध होता था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। उनके दरबारी कवि कौन थे? रवि कीर्ति। किसके? पुलकेशिन द्वितीय के। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। आगे देखते हैं। रवि कीर्ति के अनुसार, रवि कीर्ति कौन था? पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। कहाँ कहाँ? पूर्व में और पश्चिम में। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोक दिया। हर्ष का अर्थ है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। किसके? पल्लव राजा के ऊपर, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, थोड़ी सी विजय थी उनकी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। किसने? राष्ट्रकूट वंश ने और चोल वंश ने। इसके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ोगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना था। भूमि कर तो भाई हर एक राजा के काल में चला। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या थी? गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या थी? गांव, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। किसने? राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशरण अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। कौन? कवि हरिशरण। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशरण एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारा मात्या अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि विग्रहिका अथवा युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। कौन? हरिशरण के पास कई उपाधियां थी। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलचाल था।
बोलबाला था, सॉरी। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का क्या था, बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। आगे देखते हैं। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। आगे है एक नए प्रकार की सेना, देखते हैं। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। वह इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं मिलता था। बदले में इनमें कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये क्या करते थे, कर वसूलते थे, जिससे वे सोना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इसे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति क्या कहलाते थे, सामंत। सामंत कौन थे, जो सैनिक होते हैं वो उनसे अलग सैनिक रखते थे, एक्स्ट्रा बोलते हैं जिसको हम। उनका वेतन नियमित नहीं था कि आपको इतना ही मिलेगा हर महीने। उनको क्या किया जाता था, भूमि दी जाती थी और उससे वो कर वसूलते थे। उससे क्या करते थे, सेना की और घोड़ों की देखभाल करते थे और युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। जो पल्लवों के अभिलेख हैं, कई स्थानीय सभाओं की क्या है, चर्चा है। इनमें से एक है ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहा जाता है, सभा। ये सभाएं हैं जो उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की क्या कही गई थी, बात। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम है। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का क्या था, नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती थी। आगे है उस जमाने में आम लोगों की क्या भूमिका थी। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसे कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक बोलते हुए दिखाई गई हैं। ये दो प्रकार की भाषा बोलते हुए दिखाई, जो ब्राह्मण है वो संस्कृत बोलते थे और जो अन्य लोग हैं, साधारण लोग हैं और महिलाएं हैं, वो प्राकृतिक बोलते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। किसका, कालिदास का। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो देखते हैं ये छोटा सा पैराग्राफ। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसे कहाँ ले गए, शराब खाने चल पड़े उसके साथ। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता तो वह पुलिस में खबर करता है, तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा?
जी नहीं, अब तो इसके ठीक विपरीत बर्ताव होगा। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसे प्रकृति में उपदेश दिया हो। जैसे बुद्ध के बारे में आप बता सकते हैं। और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्रकृति में अपने अभिलेख लिखवाए हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। आगे है चीनी तीर्थयात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें उनसे और शक्तिशाली लोग क्या मानते थे, अछूत। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से क्या करते थे, बचाते थे। देखो कैसा व्यवहार होता था, है ना, गरीबों के साथ। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान कर निकली राजा की सेना का बड़ा शिव चित्रण किया गया है। तो देखो क्या दिया गया है, राजा की सेना है। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान जैसे बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि इसी प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार कर लाते थे तथा जानवरों को भी चारा देते थे। रास्ते में जो लोग आते थे वो राजा की सेवा में हाजिर रहते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत का या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग जाते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। जब क्या करते थे, जब राजा सेना लेकर गांव में आते थे। आगे है अन्यत्र, चलो इसको भी देख लेते हैं। मानचित्र 6 में अरब ढूंढो। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र है। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने? अरब व्यापारियों ने और नाविकों ने। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर था जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता था। कौन? ऊँट। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। किसने? ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने अल्लाह को क्या माना? सर्वोपरि। उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन से स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाली स्त्री पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्री पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही अक्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ एक नए धर्म को भी लेकर आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था। किसने? अरब के सिपाहियों ने, जो आज पाकिस्तान में है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, और मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तो ओके, बाय बाय।